रिसेंट टाइम में नथिंग 4a और 4a Pro लॉन्च हुए हैं और दोनों को हम आज थोड़ा सा समझेंगे कि 4a किन के लिए है या किन के लिए नहीं भी है और 4a Pro किन लोगों के लिए है या बिल्कुल नहीं है और किन कैटेगरीज में ये दोनों फोन अच्छे निकल कर आते हैं या फिर ये ऊपर वाले फोन है, बस शोशा वाले फोन है। पॉजिटिव भी बताऊंगा, नेगेटिव भी कहाँ है वो भी हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। और मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों फोन का रिव्यू ने एक साथ ही बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि इसके लिए फिर एक अलग वीडियो बनाओ या इसके लिए अलग बनाओ, एक साथ में समझते हैं कि भाई कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। तो स्टार्ट करोगे डिजाइन को लेकर, तो देखो नथिंग डिजाइन में काफी अच्छा काम करता है, ये बात मुझे पसंद है। बहुत लोगों को पसंद ना भी हो, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद आ सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये ग्लास बैक टाइप का 4a है जो बहुत अच्छा लिख रहा है, मतलब फ्यूचरिस्टिक फोन लगता है। और अभी 4a Pro को देखोगे तो ये उससे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। तो पीछे की तरफ जो कुछ ग्लिफ मैट्रिक्स इन्होंने नाम दिया है, एलईडी में कहूंगा, यहाँ पर लाइट्स या डिस्प्ले नहीं है, छोटी छोटी लाइट्स है जिसको एक बना के कॉम्बिनेशन बनाया हुआ। अभी देखोगे तो ऊपर की तरफ जो सर्कल है ना, ये बैटरी इंडिकेशन दिखा रहा है कि इसमें ऑलमोस्ट अभी 90-95% बैटरी रह गई है। 4a की बात करते हो तो बैक साइड में ग्लास बैक टाइप का है, साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम तो नहीं है, प्लास्टिक की फ्रेम आते हैं, बट ये हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत चीप वाली फील आ रही है, बहुत प्रीमियम वाइब दे रहा है। 4a Pro और ज्यादा प्रीमियम लग रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर जो साइड के फ्रेम तो है ही, इवन जो बैक साइड है ना पूरा यूनिबॉडी मेटल डिजाइन है जो और प्रीमियम लग रहा है। तो ग्रिप वाइज दोनों फोन बहुत अच्छे हैं, बट 4a Pro लिटरली बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है और मुझे सच में ये फोन फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था ना बहुत अच्छा लगा। और इवन लाइट वेट भी है और जो डिजाइन लैंग्वेज चेंज किया है ना जो 4a Pro में खास करके, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। आधा फोन जो नीचे से है ना, मुझे ये थोड़ा सा OnePlus Nord 4 की याद दिलाता है, बट अच्छा लग रहा है। इवन UI भी काफी इंटरेस्टिंग बनाता है नथिंग, उस चीज में बहुत अच्छा। बस ये थोड़े से अजीब हो जाते हैं कभी कभार अपने प्राइसिंग को लेकर, जब मैं आगे बताता हूँ कैसा क्या है। देखो कलर आप ले सकते हो जो आपको पसंद आ रहा है, वो आपकी चॉइस है। पिंक कलर तक भी आ चुका है भाई इतना। जो ये 4 है ना, ये ग्लास बैक जो इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर मतलब थोड़े से माइनर स्क्रैचेस है, वो भी मतलब ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन के यूज के सिनारियो पे। 4a Pro में वैसा नहीं है ये, क्योंकि पीछे आपको अलग टाइप का डिजाइन देखने मिल रहा है। इवन यहाँ पर भी जो ग्लास है ना, ये भी ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे अभी तक तो स्क्रैच नहीं आया है। जो Pro है ना, इसमें जो वाइड एंटीना लाइंस है ना, ये थोड़ा सा आईफोन वाली वाइब जरूर दे रही है, क्योंकि उसमें भी बाहर की तरफ किया। अब इसका रीजन आपको ही पता है, क्योंकि मेटल बॉडी है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर इन्होंने बाहर की तरफ रखे हैं कवरेज को लेकर। अब जो ग्लिफ लाइट्स है 4a है, इसके अंदर जो ग्लिफ लाइट्स है इसमें 63 मिनी एलईडीज है, और जहां पर ये जो भाई है Pro जो है, इसमें 137 एलईडीज है। पिछले वाले का जो डिजाइन था वो तो अलग ही था, लेकिन जो ये ना इस बार ऐसा बार टाइप में कर दिया है। कुछ लोगों को पसंद आया था, कुछ लोगों को नहीं आया, मुझे पसंद आया है। अब आप कमेंट में बता देना। और जो नीचे रेड डॉट टाइप का दिख रहा है, जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करोगे तब वो ब्लिंक होगा, और सेम Pro के अंदर भी ऐसा है। इसके अंदर तो अलग ही तरीके का जो सर्कल बनाया है, उसके अंदर अलग अलग चीजें फंक्शन होती है। अब मैं उसमें ज्यादा नहीं घुसूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चार्जिंग के टाइम पे अलग है, कुछ नोटिफिकेशन के टाइम पे अलग है, पर अच्छा जरूर लगता है। नॉर्मल फोन से एक अलग तरीके का फ्यूचरिस्टिक और एक एडवांस फोन लगता है डिजाइन में भी। खास करके जो पुराना 3a था, वो उसमें जो लाइट्स थी वो थोड़ा सा फील लाइट की तरह से काम कर जाती थी, मतलब फ्लैश या लाइट्स में कहूंगा एक तरीके का सॉफ्ट बॉक्स एक्सपीरियंस निकाल लेता था, मतलब बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा बहुत। इसमें वो जो लाइट्स है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, Pro में फिर भी हल्का फुल्का हो जाएगा। अब एक चीज है कि दोनों फोन में Type-C 2.0 ही दे दिए हैं। एटलीस्ट Pro में भी फास्टर होता तो एक प्लस पॉइंट लगता। ऑल्सो यहाँ पर जो IP64 की रेटिंग है, Pro के अंदर 65 की रेटिंग आती है, जो कि डेफिनेटली बहुत कम है। मतलब दूसरे ब्रांड्स या दूसरी चीजें जो ऑफर हो रही है वो ज्यादा मिलती है, तो ये भी इसका एक नेगेटिव साइड रहता है। बाकी एक एसेंशियल की दी हुई है जो इनका नथिंग का AI है, वहां पर काम आता है। अब बहुत आप में से मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, आप लोग बताना जो भी नथिंग यूजर रह चुके हैं, जिन्होंने भी ये एसेंशियल की है कितने बार यूज करी है, क्या आपके काम में आई है और क्या प्रोडक्टिविटी में चेंज हुआ है। वो जो भी बंदा नथिंग का फोन यूज कर रहा है उसको पता होगा, वो ज्यादा बेटर वे में बता सकता है। देखो ये जो एसेंशियल की है ना, मतलब इतना है कि मैं इसको OnePlus का जो माइंड स्पेस आता है ना, उससे कंपेयर करने बैठूंगा ना, तो ये तभी भी थोड़ा पीछे लगता है। दिया है ठीक है, बट थोड़ा सा पीछे, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह पे समराइज करना हो गया, इस तरीके की चीजें आपको रिकॉल कर देता है। प्लस ChatGPT का इंटीग्रेशन रहता है, तो वो थोड़ी बहुत चीजें आपके हेल्प कर देता है। बट प्रैक्टिकल जितना मुझे लगा है, जो OnePlus निकाल के देता है ना, वो स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाता अभी तक तो कोई। और देखो ये दोनों फोन जो है ना, इनमें आपको बॉक्स में चार्जर ही नहीं मिलता, जो नथिंग ने नहीं दिया है, दोनों में नहीं दिया है। तो अलग से एडिशनल खर्चा, या फिर अगर आपके पास होगा तो आप यूज कर लो कोई भी, फिर आपको लेकिन वो टॉप स्पीड नहीं मिलेगी जो ये ऑफर करते होंगे मे बी। और जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, वो भी बहुत नीचे की तरफ है। सो जो एक प्रीमियम में मतलब एटलीस्ट Pro के अंदर ऑप्टिकल वाला ऊपर की तरफ होता तो थोड़ा बेटर रहता। बाकी IR ब्लास्टर भी नहीं आते दोनों फोन्स में, तो वो भी
एक डिसएडवांटेज होता है, बहुत सारे फोन ऑफर करते हैं। अब अगर डिस्प्ले देखते हो तो यहाँ पर दोनों पर आपको थोड़ा सा चेंज है। जो 6.78 इंच का डिस्प्ले है, प्रो के अंदर 6.83 इंच का डिस्प्ले आता है। अगर मैं दोनों फोन को साइड बाय साइड लगाऊंगा तो प्रो बहुत ही माइनर सा चेंजेस लेकर आता है, इतना फर्क भी नहीं निकाल के देगा आपको। अब ये जो नॉन प्रो है ना, यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का पैनल है और जो प्रो है उसमें 144 हर्ट्ज का पैनल है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस देखते हो तो 500 पीक ब्राइटनेस ज्यादा प्रो में मिलती है, लेकिन आउटडोर नीड्स ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म कर जाते हैं। बेजल्स में भी प्रो आपको थोड़ा कम देखने मिलता है और दोनों पर आपको फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने मिलती है और दोनों ही 10 बिट के पैनल निकल कर आते हैं। PWM डिमिंग भी देखते हो तो वहां पर भी ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर काम करते हैं और टच सैंपलिंग में भी दोनों सिमिलर है। दोनों फोन वाइड वाइन L1 को सपोर्ट करते हैं। FHD का कंटेंट आप दोनों में देख सकते हो। बाकी आउटडोर ब्राइटनेस पे अगर डायरेक्ट सनलाइट में देखते हो तो दोनों फोन पे कंटेंट विजिबल है, वीडियो विजिबल है, स्क्रीन पूरी विजिबल रहती है। तो ऑफ कोर्स प्रो का जो डिस्प्ले डेफिनेटली कुछ सेगमेंट में थोड़ा सा बेटर रहता है, जो कि होना ही है। नॉन प्रो में जो HDR कट ऑफ करा है ना, वो गलत है, मतलब होना चाहिए था यहाँ पर। तो साउंड एक्सपीरियंस है इन दोनों में से थोड़ा बेटर ऑफ कोर्स प्रो में मिलता है, बट अगर पिछले जनरेशन से कंपेयर करोगे तो ये माइनर सा अपग्रेड है, बहुत बड़ा अपग्रेड तो नहीं हुआ है। और जो स्पीकर को थोड़ा ज्यादा बेटर किया है लास्ट ईयर से, जो बहुत पहले इशू था वो उसको ज्यादा अभी फिक्स कर दिया है। स्पीकर टेस्ट में साइड बाय साइड सुन लो कि कौन ज्यादा बेटर है, बट प्रो थोड़ा बेटर निकल कर आता है नॉन प्रो से। तो देखो दोनों में आपको सेम बैटरी बैकअप मिलती है और यहाँ पर इंडिया में थोड़ा ज्यादा बैटरी बैकअप दिया हुआ है। ग्लोबल जो फोन है उसमें थोड़ा कम बैटरी बैकअप मिलता है, मतलब वो कम एमएच के साथ में आती है। और बॉक्स के अंदर चार्जर तो है ही नहीं, लेकिन 50 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट दोनों पे देखने मिलता है, जो कि थोड़ा सा लाइक स्लो है बाकी अदर कॉम्पिटिशन से देखोगे तो। और रही बात चार्जिंग स्पीड को लेकर, वो भी ऑलमोस्ट दोनों पे सिमिलर ही आती है, तो वहां पे भी कोई बड़ा नंबर चेंज नहीं है। और ये जो बैटरी नंबर है आज के टाइम से अगर देखते हो तो बहुत ही कम है, क्योंकि दूसरे ब्रांड 7000, 8000, 9000 तक की बैटरी, इवन 10,000 तक भी बैटरी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे स्टैंडर्ड एक जो नंबर है मेरे हिसाब से वो अराउंड 7000 या 6500 mAh होना चाहिए। तो कंपटीशन से आपको कम देखने मिलता है, बट इनका बैटरी ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा बेटर है और यूआई पे जो कस्टमाइजेशन और बाकी चीजों का जो इनका कंट्रोल है उसकी वजह से बैटरी बैकअप ये थोड़ा ज्यादा लंबा दे देता है। मतलब दोनों फोन आपको एक दिन से ज्यादा बैटरी बैकअप इजीली दे देगा, ये बात तो कंफर्म है। और इवन वायरलेस चार्जिंग तक का भी सपोर्ट नहीं मिलता है और गेमिंग करते टाइम जो बाईपास चार्जिंग जैसा फीचर है वो भी नहीं दिया हुआ है। तो बैटरी जो नंबर है वो डिसेंट लगा मुझे ना। अगर परफॉर्मेंस देखोगे ना तो यहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या डी पावरफुल प्रोसेसर नहीं है, लेकिन एक में स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्रोसेसर और एक में स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर आता है। तो अगर दोनों के पावर देखोगे तो यहाँ पर ऑफ कोर्स जो प्रो है उसमें ज्यादा पावर है, पर ये 1.4 मिलियन के आसपास आता है 4 प्रो के अंदर, और नॉन प्रो के अंदर अराउंड 1.2 मिलियन पकड़े चलो, वैसे थोड़ा कम ही है। मतलब जिस प्राइसिंग पर है तो परफॉर्मेंस दी बेस्ट नहीं है, बहुत ही बेसिक वाला प्रोसेसर में, मतलब बेसिक तो नहीं कहूंगा बट एक डिसेंट प्रोसेसर है जिसमें आपके सारे टास्क इजीली हो जाएंगे दोनों फोन के अंदर। UFS 3.1 का स्टोरेज है जो कि एक अच्छा पॉइंट है, बट रैम टाइप आपको नॉन प्रो में स्लोअर है, मेरे हिसाब से 4x ही है। दूसरे ब्रांड भाई 5x और पता नहीं 5x अल्ट्रा तो नहीं कहूंगा बट 5x एटलीस्ट दे रहे हैं। बाकी अगर मैं प्रो की बात करूंगा तो इस प्राइस में एटलीस्ट इसमें UFS 4.0 आना चाहिए था, जो कि कंपटीशन के हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पर भी ये थोड़ा स्लो लगता है। अभी अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो डेफिनेटली बहुत माइनर सा फर्क है, बट हाँ 4.0 ज्यादा बेटर स्पीड रहेगा। और अगर आपकी गैलरी ज्यादा भरी रहेगी तो 10-12 हजार फोटो है उससे ज्यादा, तब फिर स्लो फील जरूर हो सकता है आपको एक टाइम के बाद में। तो डेली टास्क, कैजुअल यूजर एक्सपीरियंस और थोड़ा सा भी अगर हल्का सा पावर लेते हो तो ठीक है, पर जो गेमर टाइप के बंदे हैं बहुत ही हैवी टास्क एकदम बुरी तरीके से यूज करते हैं, उन लोगों के हिसाब से मैं आगे जजमेंट दूंगा। बट आप बेसिकली इतना समझ के चल सकते हो दोनों फोन आपके इजीली टास्क कंप्लीट करवा सकते हैं, मल्टीटास्किंग वगैरह भी अच्छे से करवा देंगे। तो अगर मैं गेमिंग एक्सपीरियंस सबसे पहले स्टार्ट करूं नथिंग 4a का, तो यहाँ पर ये दोनों फोन वैसे 120 FPS लाते हैं, बट अगर 4a का 120 FPS देखोगे ना, ये उस लाइक की गेमिंग नहीं करवा पाता, क्योंकि BGMI के फर्स्ट सेशन में ही मतलब ये एवरेज 76-75 तक का FPS पकड़ के चल लो उतना निकाल के देता है, और टेम्परेचर भी 45 डिग्री चला जाता है। और अगर थोड़ा सा इरेंगल वगैरह का जो सेशन है वहां पर भी जो FPS है या TDM वगैरह का भी एवरेज पकड़ोगे तभी भी ये 85 और 80 के आसपास के FPS निकाल रहा था, जो कि मैं एवरेज कर रहा हूँ। इन गेम प्ले में तो थोड़े से और ज्यादा ड्रॉप ये निकाल लेता है सम टाइम। और दूसरी चीज जब प्रो की बात करोगे तो वहां पर भी 120 आता है, बट ये भी कोई ज्यादा नेक्स्ट लेवल पावर नहीं निकाल पाता है। मतलब ये भी लाइक 100 FPS का एवरेज फर्स्ट सेशन अगर मैं बात करूं तो पहला तो 99-100 FPS का एवरेज बना के चला, उसके बाद टेम्परेचर भी गर्म हुआ 45 डिग्री तक ये वैसे गया था। सेकंड सेशन में भी यहाँ पर ये 90 और उसके नीचे के एवरेज FPS बना रहा था। पर अगर मैं प्रो को लेकर बात करूं तो ये 90 FPS की गेमिंग के लिए बना हुआ है, ना कि 120 को लेकर। पर ये जो 4a है ये 90
90 को भी नहीं लेकर बना हुआ है ये, मतलब 60 भी एवरेज, चलो 90 फिर भी थोड़ा बहुत कर लोगे, और हैवी सिनेरियोज में आपको FPS ड्रॉप फील जरूर होंगे। अब TDM खेल लो दोनों फोन में, वो ठीक है, 120 फिर भी लेवल बना देगा, पर लॉन्ग टर्म सेशन जो गेमिंग है दोनों फोन उस चीज को पास नहीं कर पाते। मतलब देखोगे अगर सिंपल में यार, यहाँ पर इन्होंने बाईपास चार्जिंग तभी नहीं दी है, वेपर चेंबर कूलिंग डाली है प्रो में, बट वो एक ठीक है, ऐसा नहीं कि दी बेस्ट है, बट ठीक डाल दी है। प्रो के लिए तो वो भी नहीं सोचा इन्होंने, स्टैंडर्ड टाइप का यहाँ पर इन्होंने रखा था। गेमिंग को लेकर यहाँ पर दोनों फोन परफॉर्म नहीं कर पाते, पता नहीं इन्होंने कैसे क्या कोलैबोरेशन करके बैठे हैं, डोंट नो किस तरीके से दोनों फोन में 120 अनलॉक करवा लेते हैं। ये इनका पहले से था, इवन CMF फोन भी आते हैं ना, तो उस बजट फोन में भी 120 रहते हैं। कुछ ब्रांड्स है जो बेचारे अच्छे परफॉर्मेंस लाते हैं, बट उनको 120 तक का सर्टिफिकेशन या जो भी कह लो प्लेबैक नहीं मिलता फर्स्ट टाइम में। ये कैसे निकाल लेते हैं ऑलवेज पता नहीं, बट परफॉर्मेंस उतनी गेमिंग में, या नथिंग ने कभी गेमिंग को कभी कोर किया ही नहीं है, और मुझे नहीं लगता कुछ सालों तक करेंगे भी नहीं। तो गेमर्स पूरी तरीके से दूर रहे नथिंग के फोन से। अब अगर कैमरा को देखोगे तो डेफिनेटली प्रो के अंदर आपको थोड़े बेटर कैमरा सेंसर्स भी मिल जाते हैं, और बाकी अगर साइड बाय साइड कंपेयर करने जाएंगे फोटोज को, ज्यादा नंबर्स पे नहीं जाते, साइड बाय साइड मैंने दोनों फोटोज लगा दिए। फ्रैंकली मैं बोलूंगा, मतलब नथिंग की फोटोज बहुत ही ज्यादा नेचुरल रहती है, ज्यादा उस पे मतलब फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं होती, ज्यादा ओवर प्रोसेसिंग नहीं करते, एक डिसेंट टाइप का एनवायरनमेंट बना के चलते हैं, जहां पे ब्लैक है वहां पे ब्लैक दिखा के छोड़ देते हैं। तो अब अगर मैं थोड़ा सा अगर सिंपल सिनेरियो समझ के चलूं, ऑफ कोर्स प्रो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली नॉन प्रो से ज्यादा बेटर निकाल के दे रहा है। अब अगर डे लाइट के शॉट्स का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर नेचुरल है, डिटेल बोथ दोनों में आ जाती है, कलर एक्यूरेसी ठीक है, विदाउट में जैसे कि ज्यादा सैचुरेशन वगैरह नहीं खींचते वैसे भी ये लोग। पोर्ट्रेट में जो एज डिटेक्शन है उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, बैकग्राउंड ब्लर नेचुरल टाइप में करता है। बस इनका एक स्किन टोन या बाकी चीजों में फर्क ये आता है कि जब भी कोई डार्क सिनेरियो बनेगा ना, तो वहां पर ये एकदम ही डार्क कर देते हैं, मतलब स्किन टोन ब्लैक हो जाता है, एक अलग ही तरीके का ना एक भूतिया माहौल बन जाता है, इस तरीके से मैं कहूंगा। तो मतलब कैमरा पे स्टिल नथिंग को काम करने की जरूरत है। मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा था 4A प्रो को लेकर, बहुत सारी रील्स देखी है मैंने, पता नहीं इसके कैमरा को क्यों इतना हाइप कर रहे हैं, एकदम से कुछ कंटेंट बना रहे हैं और फिर एकदम से वो सिग्मा वाला ढूंढ डाल रहे हैं। भाई नहीं है उतना तगड़ा कैमरा, एक डिसेंट कैमरा है, इतना पकड़ के चल लो, बहुत ही बेस्ट नहीं है। जिन लोगों को कहा नेचुरल टाइप के फोटोज पसंद आते हैं उनको काम आ सकती है, फिर वो एडिटिंग में ऊपर नीचे चीजें कर सकते हैं। एक बंदे का मैक्रो शॉट्स दिख रहा था, ऐसा ढूंढ करके बनाया, बट फिर जब मैंने आउटपुट देखा ऐसा लग रहा था कि बेसिक ही है, इतना तो कुछ चेंज नहीं हुआ जितना मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था। और नाइट शॉट्स में तो वहां पर भी थोड़ा सा बैलेंस एनवायरनमेंट रहता है, ठीक एनवायरनमेंट रहता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे 4A का जो कैमरा है ना, सरप्राइजली लाइक कभी कभार ऐसा होता है कि डिसेंट काम कर जाता है 4A का कैमरा सनलाइट में, और प्रो तो थोड़ा कभी कभार ऐसा फील होता है कि ये थोड़ा सा और बेटर, बट प्रो के अंदर आपको जूम बेटर मिलता है 30-40x तक में, तो शॉट्स वगैरह आप निकाल सकते हो। तो देखो प्रो के अंदर जो 140x तक का जूम करने का ऑप्शन मिलता है, नॉन प्रो के अंदर 70x तक का है। जूम कर सकते हो, करने में कोई हद नहीं है, मतलब करो भाई, डिजिटल जितना ही जूम करना है वो 200x बना लो भले ही कुछ भी। कुछ कैमरास तो 100 और 120 में भी इतने भी तगड़े नहीं कर पाते, तो ये भी डिसेंट रहता है, मतलब ठीक है। बाकी अल्ट्रा वाइड दोनों में 8 MP का है, डे में अच्छा काम कर जाएगा, लो लाइट में फिर मैं कहूंगा सॉफ्टवेयर फोटोज आ जाती है, तो वो भी ठीक रहती है। और सेल्फी जो है वहां पे जो फोटोग्राफ्स अगर आप दोनों को जज करने बैठोगे, मुझे तो ठीक ही लगी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोटोज आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आने वाली अपडेट्स में ये ठीक हो जाएंगे और बेटर कर सकते हैं। अभी देखो कैमरा जस्ट मैंने यहीं पे कुछ फोटो, एक ही फोटो ट्राई करी, ज्यादा कुछ नहीं। तो जो नॉन प्रो है ना, पता नहीं पोर्ट्रेट के अंदर उसने क्या ही ग्लिच मारा, तो एकदम से ऐसी, और ऐसे समटाइम बहुत जगह इश्यूज देखने मिले मुझे। प्रो में तो फिर भी वो चीजें फिक्स कर लेता है, बट ये बहुत बार इश्यू मैंने देखा है नॉन प्रो के अंदर। और इवन जो सेल्फी कैमरा प्रो के अंदर डाउनग्रेड भी हो गया, पहले 50 आता था, अभी अराउंड 32 के आसपास है। तो रेयर कैमरा से दोनों फोन पर 4K 30 FPS तक का वीडियो कंटेंट आप शूट कर सकते हो, और इवन फ्रंट में भी दोनों पर आप 30 FPS से शूट कर पाओगे। 60 शूट करने का ऑप्शन मिलता नहीं है आपको, तो वो भी एक डाउनग्रेड है। 4 प्रो पे भी नहीं मिलता 60 FPS, ना ही नॉन प्रो पे तो वैसे ही नहीं दे रहे। बाकी एक चीज है, कभी कभार लो लाइट सिनेरियोज में जो ग्लिफ लाइट है प्रो के अंदर, वो फोटोग्राफी के लिए थोड़ा बहुत आपको लाइट और फिल वगैरह करके दे देगा, तो एक अच्छी सॉफ्टवेयर साइड की फोटो आ जाती है। मतलब अगर मैं आपको एक ग्लिफ लाइट के साथ फोटोज दिखाऊं, फिर उसके साथ में एक जो फ्लैश आता है उसकी फोटो देखो, और एक विदाउट, मतलब ये दोनों ही यूज नहीं करे, एक डार्क सिनेरियो या फिर एक उस टाइप में अगर आप फोटोज खींचने जाते हो, तब नॉन जो प्रो है ना, वहां पर तो वो ग्लिफ लाइट बस थोड़ी सी
रहती है तो वहां पर भी सीन देख लो, ग्लिफ लाइट में, फ्लैश लाइट में, और कुछ भी नहीं। सो मेरे हिसाब से कैमरा और वीडियो ठीक है, बुरा नहीं है, बट दी बेस्ट भी नहीं। नेटवर्क कनेक्टिविटी अगर देखोगे तो इंडियन वेरिएंट में जो नॉन प्रो है उसमें NFC नहीं आता, बट प्रो के अंदर आता है। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर तो सारे नंबर मेरे को ऐसे ठीक ही लगे। ब्लूटूथ भी अच्छा आ रहा है, वाईफाई भी सॉर्टेड है और डुअल बैंड सपोर्ट करता है। 5G के जितने नेसेसरी बैंड चाहिए वो ऑलमोस्ट पॉसिबल है, और दोनों के अंदर ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि ठीक है। प्रो के अंदर एटलीस्ट अल्ट्रासोनिक वाला चाहिए था जो कि कट ऑफ कर दिया है। पर मुझे ऐसा लगता है इस प्राइसिंग के अंदर ज्यादा ब्रांड्स इतना देता भी नहीं होगा। कोई देता है तो जरूर बता देना कमेंट्स के अंदर। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा है। बाकी OS वगैरह देखोगे तो नथिंग अपना OS लेकर आता है 4.1 के साथ में विद एंड्रॉइड 16 और 3 साल का मेजर अपग्रेड देता है, बट सिक्योरिटी में इन्होंने 6 साल का अपग्रेड प्रोवाइड करा है जो कि बहुत अच्छा है। ब्लोटवेयर लाइक 0 कह सकते हो, और यही यहाँ पर इनका की फीचर भी है, क्योंकि ये अभी के लिए मैं जितना कहूंगा कि जो UI एक्सपीरियंस एक अच्छा और एक अलग तरीके का UI एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। बाकी जो ग्लिफ लाइट्स है भाई, उनके भी अंदर रिंगटोन्स के हिसाब से अलग अलग शेप्स, अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग फीडबैक्स है, वो चीज वहां पर पसंद आती है एक बार। बाकी UI एक्सपीरियंस पे आप बहुत सारी YouTube पे वीडियोस है भाई, देख लो जाके कि इसके अंदर नथिंग के UI एक्सपीरियंस कैसा है 4.1 को लेकर, कैसे इसमें चीजें आती है, और मुझे ठीक लगा। तो मैं UI को लेकर तो भाई सारे पॉइंट्स दूंगा। ये चीज मुझे बहुत पसंद आती है, जैसे मैंने कहा ना स्टार्ट में ही, डिजाइन और UI दी बेस्ट। अब अगर प्राइसिंग देखते हो, उस प्राइसिंग के हिसाब से जस्टिफाई चीजें हो रही है कि नहीं, तो जैसे नथिंग 4A है, इसका स्टार्टिंग वेरिएंट आपको 32,000 तक मिल जाता है, जिसमें 128 GB का ही स्टोरेज मिलेगा आपको। 256 GB बहुत लोग मुझे ऐसा लगता है कि कंसिडर करते हैं, जो कि 35,000 रुपीज तक की प्राइस पे लेके जाएगा। और जो प्रो है वो स्टार्ट वेरिएंट भी 128 पर है, और उस पे उसकी प्राइसिंग 40,000 है, जबकि 256 अगर लेना होगा तो 45,000 रुपीज है। बाकी ऑफर्स वगैरह भी है अपने हिसाब से, जैसे कि अगर आप देखोगे तो लोवेस्ट आप ले सकते हो, तो जो 4A है विथ ऑफर स्टार्टिंग वेरिएंट आप 29,000 तक देख सकते हो, और जो प्रो है विथ ऑफर्स 37,000 स्टार्टिंग वेरिएंट, दोनों 128 की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात ये सिंपल है कि प्राइसिंग ऑफ कोर्स हायर जरूर दोनों में मिलती है देखने, क्योंकि इसी प्राइसिंग पर आपको बहुत सारे फोन्स है या कुछ अलग अलग फोन्स है जो परफॉर्मेंस पे ज्यादा पीक मार लेते हैं, तो वो अलग तरीके से चूज कर सकते हो आप, बट उनमें भी कुछ अपने नेगेटिव्स है। हर एक का कुछ ना कुछ नेगेटिव मिलता है। सबसे बड़ा नेगेटिव, दोनों फोन पे आपको चार्जर ही नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए अलग से खर्चा पड़ के चल लो। 800, 1000, 1200 जितना आपको पकड़ना है, इससे ज्यादा भी अच्छे से चार्जर आते हैं, वो आपके ऊपर है। और प्राइसिंग हाइक भी डेफिनेटली इस बार ज्यादा हुई है। 4A की बात करूंगा तो ये पिछले वर्जन से पहले 25,000 आता था, तो 7,000 रुपए तक का प्राइसिंग हाइक हो चुका है। प्रो का अगर देखोगे तो 10,000 का प्राइसिंग हाइक हो चुका है, जो कि बहुत बड़ा एक ग्रोथ नंबर देखने मिलता है। ग्रोथ नहीं कहूंगा, मतलब ज्यादा हाइयर चार्ज हो रहा है। ये भी एक रीजन है कि चिप शॉर्टेज एंड ऑल वगैरह, वो सारी चीजें बातें भी बन के आती है। तो एक थोड़ा सा नोटिस करते हैं, जो इनका ग्रोथ वगैरह तो चलो ठीक है, ये अच्छा खासा ग्रोथ कर रहे हैं 24 से अगर देखने जाओगे तो। ऑल्सो इन्होंने जो सर्विस सेंटर्स है वो भी बढ़ाए हैं, पिछले से अगर देखोगे 350 थे, अभी 450 के अराउंड इन्होंने सर्विस सेंटर बढ़ा दिए हैं, और भी इनके प्लान है 500 तक का टारगेट रखा हुआ है। बट हाँ, आफ्टर सेल सर्विस मैंने आज तक नथिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है। आपने से कोई भी बंदा है जिन्होंने कभी भी नथिंग की सर्विस सेंटर पे जाके उनको खड़ा होना पड़ा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था कमेंट में जरूर बता देना। मैं भी ट्राई करूंगा कुछ फोन का, लेट्स सी, तोड़ ताड़ के, क्योंकि टूटे तो नहीं है मुझसे, बट तोड़ ताड़ के कुछ करके देखूंगा। तो अगर देखोगे ना, तो नथिंग 4A के अगर नेगेटिव्स देखते हो और पॉजिटिव देखो, तो यहाँ पर आपको वो सारे जैसे मिलते हैं, जैसे कि IP रेटिंग, चार्जिंग स्पीड और चार्जर वगैरह नहीं देना। सेम 4A प्रो के अंदर देखते हो, वहां पर भी पॉजिटिव चीजें जो है, लेकिन नेगेटिव चीजें अगर देखोगे तो वहां पर चार्जर नहीं है बॉक्स में, और स्पीड वगैरह को लेकर सेल्फी वगैरह डाउनग्रेड है, और प्राइसिंग हाइक एंड ऑल वगैरह, वो सारी चीजें हैं। देखो, आपको भी पता है कि ये फोन कहां पर ज्यादा हाईलाइट हुआ है। सबसे पहले डिजाइन में, उसके बाद में ग्लिफ लाइट्स जो और कोई नहीं दे पाता, उसके बाद देखोगे तो UI एक्सपीरियंस टॉप नॉच है। पर ऐसा है कि जिस प्राइसिंग पर ये फोन आ रहा है, तो वहां पर ये एक ऑलराउंडर कैजुअल फोन बना हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैमरा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा बड़ा बैटरी नंबर, वैसा नहीं देखने मिलेगा। बट हाँ, अगर आप एक अलग तरीके की चीजें एक्सपीरियंस करते आ रहे हो या करना चाहते हो, तो आप ट्राई जरूर कर सकते हो। बट मैं इनको अभी भी इतना हाईली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, हर एक यूजर अलग है। किसी यूजर को ऐसा है कि उनको पीक परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए प्लस कैमरा कॉम्बो ऑल्सो, या फिर उनको एक अच्छा लंबी बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए, तो ये तो दोनों बिल्कुल वहां पर नहीं
आते और ऊपर से एडिशनल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है इन फोन पे, मतलब 2-2,500 रुपए जैसे मैंने बताया था पीछे। तो अगर आप कुछ चीजों को पसंद करते हो तो यहाँ पर उनके हिसाब से दोनों फोन अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अब ये बताओ 4A को या 4A Pro को हम किस फोन के साथ कंपेयर करें उन प्राइस सेगमेंट में, ताकि मैं आपको और कुछ क्लियर आंसर कर पाऊं। तो बाकी आपको नथिंग 4A और 4A Pro कैसा लगा, ओवर प्राइस, हाइप, व्हाटएवर जो भी आपको सही लगा, कमेंट में अपने थॉट्स ओपिनियन जरूर रखना। मेरे जो थॉट्स थे मैंने रख दिए। ये वीडियो किसी ब्रांड के साथ किसी तरीके का कोलैबोरेशन नहीं था, हमने हमारा थॉट, हमारा ओपिनियन दिया हुआ है। इसको जो स्पॉन्सर किया गया है एक ही है, वो है मैं खुद, टेकी पाठशाला। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी है, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें जरूर बता देना, क्या चीजें इंप्रूव करनी है वो भी बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, टेक केयर, बाय।